हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज मोर देन लेस देन और परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था और उसका कुछ क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन किया था। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विलियम टुक लोन्स, ही परचेज ए फ्लैट 60% ऑफ द अमाउंट फ्रॉम 60% ऑफ द अमाउंट। विलियम ने एक लोन लिया, ही purchased a flat from 60% of that amount and 10% of that amount he used for purchasing a bike and invests 80% remaining amount in mutual fund. If he is left with 3,000, then what is the amount of loan he took? तो ये लोन इनिशियली कितना अमाउंट का वो लोन लिया था वो वाला पूछा है। तो आपको क्या लोन का वैल्यू पता है क्या? पता नहीं है तो वो गारंटेड 100 लोन का वैल्यू 100% होगा। ये परचेज ए फ्लैट 60% दैट अमाउंट, उसने फ्लैट खरीदा। एक मिनट गाइस, थोड़ा क्लियरली करते हैं। ओके, हाँ, उस उसने फ्लैट खरीदा 60% अमाउंट, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 40%। तो 100 में से 60 जाने से 40% उसके पास रह जाएगा। And 10% of that amount he purchasing a bike 10%, मतलब यहाँ पर 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट नहीं बोला है। 10% अमाउंट मतलब इसमें से 10%, ये 10% में वो बाइक खरीदा, तो उसके पास रिमेनिंग रह गया 30%। ओके, पहले 100% था, फ्लैट खरीदा 60% अमाउंट में, उसके पास 40% रह गया और 10% में उसने बाइक खरीदा तो रिमेनिंग उसके पास 30% रह गया। ठीक है। एंड इन्वेस्ट 80% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट इन म्यूचुअल फंड, रिमेनिंग अमाउंट का 80% और म्यूचुअल फंड। तो ये रिमेनिंग 30 था, 80% में उसने उसने 80% में म्यूचुअल फंड में लगाया और बाकी रह गया 20%। ये क्या क्या 20%, और ही लेफ्ट विद द 3000। ये 20% में, ये 20% जो लेफ्ट हुआ है वो उसका वैल्यू है 3000। तो ये 20% का वैल्यू आपको क्या पता है? तो इसको क्या डायरेक्ट परसेंटेज में निकालोगे या फिर फ्रैक्शन करके हम निकालेंगे? ये टोटल 100% का वैल्यू मतलब टोटल 100% नहीं होगा, ये 100% 30% का वैल्यू होगा। ओके, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे, देखिए म्यूचुअल फंड में 80% इन्वेस्ट किया है, रिमेनिंग 20%। अगर 20%, देखिए 3000 का 20% का वैल्यू 3000 है, तो टोटल 100% का वैल्यू क्या है जो है? ये जो 100% का वैल्यू निकला है, यहाँ पर परसेंटेज काट देते हैं। ये जो 100% का वैल्यू निकला है, ये है 30% का वैल्यू, मतलब बाइक खरीदने के बाद जो 30% उसके पास जो रिमेनिंग रह गया था उसका वैल्यू निकला ये 100%। तो ये 100% में से 20% जो बच गया है वो 3000 है। तो 30% का वैल्यू, अगर ये वैल्यू है टोटल 20% का वैल्यू, और ये 100% वैल्यू मतलब म्यूचुअल फंड प्लस इसका वैल्यू है ये वाला, ये निकलेगा। ओके, तो ये जो निकलेगा जो वैल्यू इसमें जो करने से जो निकलेगा ये 30% का वैल्यू होता है। ओके, तो फिर 100% का वैल्यू क्या होगा? 100% मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? तो 30% है तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। दो जीरो कट गया, 3 से 3 कट गया, ये रह गया 1000, 2 कट गया तो 500। तो आंसर आपका 50,000। 50,000 उसने लोन लिया था। ओके, तो 50,000 लोन से क्या घर बनता है, फ्लैट में मिलता है क्या 50,000 लोन से? ये 50 लाख होगा, तो 50,000 जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला होगा। सो ठीक है, क्या समझ पाए आप? फिर से समझाऊं? फिर से समझाता हूँ। आप यहाँ तक समझ गए होंगे।
ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, देखिए 100% उसने लोन लिया, पता नहीं है लोन कितना लिया होगा, लेकिन परसेंटेज में है तो मतलब ये 100% का लोन लिया होगा, लोन का वैल्यू 100% आपका होगा। तो उसने 60% में फ्लैट खरीदा तो उसके पास रिमेनिंग रह गया 40%। फिर 10% में वो बाइक खरीदा। क्या 10% ऑफ द दैट अमाउंट का मतलब है वो जो लोन का अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट होता तो 40 का रिमेनिंग इसका 10% निकालना पड़ता, इसका 10% निकालते तो 4 आता। ओके, तो दैट अमाउंट मतलब लोन का अमाउंट, लोन का 10% वो बाइक में लगाया तो बाइक का माइनस हो गया 40 से 10 तो 30%, मतलब उसका 70% ऑलरेडी एक्सपेंडिचर हो गया। तो मतलब 60 प्लस 10% ऑलरेडी 70% एक्सपेंडिचर हो गया, 30% हो गया। फिर उसी 30% में 30% से 80% रिमेनिंग ऑन म्यूचुअल फंड। Invest 80% or remaining amount on 80% remaining amount in mutual fund, and invest 80% remaining amount in mutual fund. You purchase a bike and 80% remaining amount in mutual fund. 80% remaining amount क्या होगा? 80% रिमेनिंग मतलब 30 का 80% वो लगा लिया म्यूचुअल फंड में और 20% बच गया। इफ ही लेफ्ट 30%, तो 20% जो बच गया इसका वैल्यू है 3000। तो फिर इन दोनों टोटल का वैल्यू क्या होगा? 100% मतलब 20% का वैल्यू ये है, 100 का वैल्यू क्या होगा? 5 जो 15,000, 15,000, तो इन दोनों का वैल्यू आ गया आपका 15,000। यहाँ तक आप समझ गए, मतलब ये दोनों का वैल्यू मिलाकर 15,000। तो 15,000 किसकी जगह है? 30% की जगह है। तो इन दोनों का 15,000 को ब्रेक करने से 80-20 तो 3,000 है ना। 15 का 80% है 12,000 और 15 का 20% है आपका 3,000। ऐसे समझ गए आप कैसे ब्रेक किया गया था? तो 30% का वैल्यू अगर 15,000 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 4 जीरो। तो यहाँ से एक जीरो कट गया, 3 से 5, 1 2 3, ये जीरो 5, 50,000। तो आपका 50,000 रुपीज आपका आंसर हो गया। ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, ये तो अब इजी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मैं दो दो बार दिखा दिया, धीरे धीरे करके दिखा दिया। अभी से मैं थोड़ा वीडियो को स्लो स्लो बोल के समझाऊंगा। ओके, द टोटल इनकम ऑफ सारा एंड विनय इज 55,000। इन दोनों का ये टोटल इनकम है। इफ द इनकम ऑफ सारा एंड विनय इज इंक्रीज्ड बाय 15 and 12% respectively, then total income of both of them increased by कितना? 7,200। फाइंड द इनकम ऑफ सारा। तो सारा टोटल इनकम ऑफ सारा एंड विनय है 50,000, 55,000। तो इसको कैसे करेंगे? आपको सारा का इनकम पता है क्या? पता नहीं है तो एक्स, और विनय का क्या पता है? तो नहीं पता है। तो दोनों को मिलाकर अगर 55,000 है तो विनय का होगा 55,000 माइनस में एक्स, इसका इनकम है। ये इन दोनों का इनकम है। ओके, इफ द इनकम ऑफ सारा विनय इंक्रीज्ड बाय 15%, तो कल मैंने बताया था परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मोर लेस, ऐसा बताया था कैसे करते हैं। 100 प्लस में 15, इंक्रीज बाय 15% मतलब इनटू में 100 प्लस में 15 मतलब 100, 15/100। ये हो गया सारा का। रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है? रेस्पेक्टिवली मतलब इसके जगह जो फर्स्ट वाला फर्स्ट की जगह आएगा, सेकेंड का जो सेकेंड में आएगा। ओके, रेस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग यही है। सारा एंड विनय इज इंक्रीज बाय 15 एंड 12 मतलब सारा की जगह 15 आएगा, विनय की जगह 12 आएगा। अगर रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं यूज नहीं हुआ होगा तो ये कौन सा किसका होगा पता नहीं होगा। ओके, तो विनय का 12% इंक्रीज है तो 11/100। ओके, देन टोटल इनकम बोथ ऑफ देम इंक्रीज बाय 700, सॉरी 7,200। तो इनका इंक्रीज होने के बाद दोनों को मिला देना है। ये इंक्रीज इनकम है इन दोनों का, मतलब 15% इंक्रीज करने के बाद ये वाला इंक्रीज इनकम हो गया ना, इंक्रीज इनकम हो गया ना।
बढ़ा हुआ इनकम है ना इसका, तो 115/100 x प्लस में 55,000 माइनस में x इंटू में 112/100 इज इक्वल टू, ये दोनों का क्या है, टोटल इनकम ऑफ बोथ ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय 700, इंक्रीज्ड बाय, ओ सॉरी सॉरी, ये लिखा है इंक्रीज्ड बाय इतना, मतलब ये टोटल वैल्यू नहीं है, इंक्रीज हुआ हुआ वैल्यू नहीं है, कितना रुपीज इंक्रीज हुआ है वो ये उसका वैल्यू है। मतलब यहाँ पर हमने जो लिखा था इंक्रीमेंट हुआ है 115, हम टोटल कर दिए थे, लेकिन नहीं, ये बोला है 15% इंक्रीज है, मतलब वो जो इंक्रीज वैल्यू है 15% उसका ही निकालना था, ये भी वही 12% निकालना था, ये 15% निकालना था, ये भी 12% निकालना था, तो इस सब का जो वैल्यू निकलेगा ये होगा आपका 7,200। ओके, तो 15x 100 कॉमन गया, प्लस में 100 यहाँ से निकल कॉमन हो गया ना, तो 12 इंटू में 55, 55 इंटू 2,110 इंटू में 660 और 3 जीरो माइनस में 12x, ये जो 100 उस तरफ गया, 12 7 में 20 प्लस में 20 इंटू में 20, ये कॉमन गया था ना, तो ये उस साइड गया तो 20 बढ़ गया। ओके, तो 15 से 12x गया 3x, 66 माइनस हो गया तो 60,000, 72 से 66 जाने से 6 होता है और 4 जीरो से रह जाएगा, और x का वैल्यू आपका आ जाएगा 20,000। अगर आपको x का वैल्यू मतलब क्या, x का वैल्यू हम x अज्यूम किए थे सारा का वैल्यू, तो x सारा का वैल्यू अगर 20,000 है तो विनय का पैसा है 35,000, तो इन दोनों को मिलाकर 55 होता है, तो सारा टोटल इनकम इतना। तो फाइंड द इनकम ऑफ सारा पूछा है, सारा का इनकम है 20,000, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके, परसेंटेज कितना इजी है आप समझ गए। एक एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा लॉन्ग मेथड में होगा, एक एक क्वेश्चन, बाकी सब शॉर्ट ट्रिक में हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अगर शॉर्ट ट्रिक में जाओगे तो गुम हो जाओगे। ओके, तो आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों आना चाहिए। 4 नंबर वाला क्वेश्चन, इन ए स्कूल 640 स्टूडेंट व्हिच इज 66.67 आर पार्टिसिपेट इन सिंगिंग कंपटीशन, out of which 45% are female. The number of male who doesn't participate in the competition is 100 less than female who participated in competition. Find the percentage of female who doesn't participate out of the total number of female. ओके, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए समझिए फिर आंसर कीजिए। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, पहले जब हम क्वेश्चन करेंगे क्या डायरेक्ट कुछ करना निकलने से पहले स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है, क्या कहा गया है। टोटल स्टूडेंट है 640, इन स्कूल 640 स्टूडेंट मतलब टोटल है 640, which is in a school 640 student which is section आउट ऑफ व्हिच मतलब टोटल ये होता है, यहाँ पर आउट ऑफ व्हिच नहीं लिखा है, ओनली व्हिच इज इतना है, इसका वैल्यू है 67.67, इसका वैल्यू, ये टोटल नहीं है। आउट ऑफ व्हिच होता है 640 स्टूडेंट आउट ऑफ व्हिच पार्टिसिपेट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ऐसा होता है जैसे यहाँ पर लिखा गया आउट ऑफ व्हिच, मतलब ये टोटल हो जाएगा, इसमें से ये 45 निकलेगा। लेकिन ये बोला है 640 स्टूडेंट व्हिच इज 66.67% आर पार्टिसिपेट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, मतलब इसका वैल्यू है 66.67%। अगर इसका वैल्यू है 66.67%, तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितना होगा। 66.67 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है आपको पता होगा, 2/3 है। ओके, 2/3, देखिए परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है फ्रैक्शन से ही होता है, तो कल मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन मैंने बता दिया था, अब फिर से देख लेना वो वीडियो। ओके, मैं इसको वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में आज दे दूंगा, ओके देख लेना।
तो इसका वैल्यू 2/3 है, मतलब ये 2/3 है, 2 इधर है तो 3 यहाँ हो जाएगा टोटल वैल्यू। ओके, तो ये 32 इंटू में 3 कितना है 96, ये है टोटल स्टूडेंट। ओके, तो इन 640 में से 45% आर फीमेल, तो फीमेल का दिया गया है 45% और है मेल। फीमेल अगर 45 है तो मेल होगा आपका 55%। ये है सिंगिंग वाला, सिंगिंग करने वाले। तो 45% आप कैसे निकालोगे, मैंने बताया था। ऐसा है तो पहले 50%, फिर 5%। आपको पता है ना 10% क्या है, 6.4, 10% 64 होता है। 5% क्या होता है 32। 10%, 100% है वो 640, तो 10% होगा आपका 64, 5% आपका होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो 32। ठीक है, तो 50% क्या होगा 320, इसका 50% 640 का क्या होगा, एक जीरो बढ़ा दोगे, 320 में से प्लस में 32 करोगे तो ये निकलेगा, ये वाला वैल्यू माइनस में 30, पहले प्लस में कर देते हैं 352 और माइनस में कर देते हैं। 0 से 2 गया 8, 1 से 3 गया, 11 से 3 गया 8, 288। ओके, फीमेल मेल निकल गया सिंगिंग के लिए। द नंबर ऑफ मेल हु डजंट पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन इज, देखिए यहाँ पर सिंगिंग में इतना पार्टिसिपेट किया है तो नॉन सिंग, जो डजंट पार्टिसिपेट वाला, ऐसे ये ऐसे करके लिख देते हैं पार्टिसिपेट, क्या है 320, क्योंकि देखिए 2/3 अगर पार्टिसिपेट किए हैं, 2/3 का वैल्यू 640 है, तो 1 बच गया, तो 1 का वैल्यू ये 320 होगा। ओके, डजंट पार्टिसिपेट इतने लोग किए थे, तो क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेल डजंट पार्टिसिपेट कंपटीशन इज 100 लेस देन फीमेल हु पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। फीमेल कितना पार्टिसिपेट किए हैं 288, तो मेल इनका फिर आएगा मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, इनका मेल कितना है, इनसे 100 माइनस 288 माइनस में 100 करने से 188 मेल पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। और फीमेल कैसे निकलेगा 320 से ये 188 माइनस कर दें, 10 में से 8 गया तो ये हो गया 11, 11 से 8 गया 3, यह गया 2, 2 से गया 132, 132 फीमेल पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो फाइंड अप, देखिए क्या पूछा है, तो फाइंड अप परसेंटेज ऑफ फीमेल हु डजंट पार्टिसिपेट, कितना है 132, 132 पार्टिसिपेट नहीं किए हैं फीमेल, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितना है, ये वाला, ये वाला, तो प्लस कर देना है 288 प्लस में 132, प्लस कर दोगे तो 8 2 10, हाथ में है 1, 8 3 11, 1 12, हाथ में है 1, 2 3 1 4, 130 में 4 इंटू में 100। ओके, तो 1 0 कट गया। देखिए ये 3 से डिविजिबल है, कैसे पता चले, तो मल्टीपल ऑफ डिजिट कर, सॉरी एडिशन ऑफ डिजिट करने से पता चलता है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 2 5 1 6, मतलब 6 3 से डिविजिबल है तो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 चौ 12, 3 चौ 12, ये भी 3 से कट जाएगा तो 14, 14 3 42, 2 से कटेगा तो 22, 2 से कटेगा 7, तो 220 अपन में 7, 220 अपन में 7 आपका परसेंटेज आपका आंसर में। तो ये क्या ऐसा कुछ आंसर में है, नहीं है, तो 7 3 जा 21, 1 7 1 जा 1, और रह गया रिमेनिंग 3, 3/7, तो 31 कहाँ पर आंसर है, देखिए 31 यहाँ पर है, तो 3/7 का पॉइंट में कितना होगा निकालते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट 374 जा 28, मतलब 3.4, मतलब 3.4 यहाँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी 31.4 जो आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ पाए कैसे निकाला गया।
आप वीडियो को थोड़ा मतलब उसका स्पीड थोड़ा स्लो करके देखिए। अगर आप एक बार में समझ नहीं पाए तो रिवाइंड करके स्पीड थोड़ा स्लो करके देखना, धीरे धीरे करके, तो समझ जाओगे। क्योंकि स्पीड में थोड़ा, अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है, अगर आप धीरे धीरे करके उसको देखोगे ना तो समझ जाओगे। ओके, हमें इसको ब्रेक करके निकालना था। तो ये वाला पीओ प्री में आ सकता है, लेकिन मेंस क्लरिकल मेंस में भी आ सकता है, लेकिन क्लरिकल प्रीलिम में या फिर पीओ प्रीलिम में भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है। तो ये ऐसा नहीं आएगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो इसको डेफिनेटली छोड़ना होगा, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम टेकिंग होता है। ओके, अगर आप स्पीड में कर सकते हो तो करोगे, नहीं तो आप एक क्वेश्चन की जगह 4 मिनट दे के आ जाओगे, 3-4 मिनट दे के आ जाओगे। देखिए, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ए बी सी, क्या रेशियो बोला है ना, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ए बी सी इज इतना इतना इतना। ये तो रेशियो में नहीं है, ये तो परसेंटेज में है। व्हाइल इनकम ऑफ ए इज सेम दैट ऑफ बी। देखिए, ये तो एक्सपेंडिचर निकला है, पहले इनकम को देखते हैं। आपको कल बताया था ना, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर सेविंग टर्म यूज हुआ है क्या? नहीं, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहा गया है। ओके, रूल होता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ओके, या फिर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। ये लेकिन उसी टर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। फिर भी हम शुरू करते हैं। ये वाला, ये रेशियो बोला है, लेकिन रेशियो यहाँ पर नहीं है। फिर भी देखते हैं ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, पता चल जाएगा। while income while income of A is same that of B, A का इनकम इज इक्वल टू इनकम ऑफ बी। तो इसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम ऑफ ए इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि सेम है। तो इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 1:1। ओके, रेशियो निकालना भी आपको रेशियो क्लास में समझा दूंगा। ओके, ठीक है। अब बचपन में भी पढ़े होगे तो इतना तो पता होगा ना, इसका इज इक्वल टू में जो होगा वो इसका रेशियो में होगा, इसका इज इक्वल टू में जो होगा वो इसका रेशियो में होगा। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ए एंड बी, while income of A and B is same। इनकम ऑफ ए एंड बी सेम, मतलब हम इसका इनकम को 100% भी ले सकते हैं। while डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी 80%, मतलब ये जो परसेंटेज है एक्सपेंडिचर का, अगर ये इन दोनों का वैल्यू 100 है, इनकम है, तो एक्सपेंडिचर भी सेम हो जाएगा। रेशियो नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन हम मान के चलते हैं ये रेशियो नहीं दिया, तो ये रेशियो नहीं है। ओके, इन दोनों का डिफरेंस है 480। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने से क्या आएगा, 8, 30 से 22 गया 8, एक्सपेंडिचर का है ना ये, 30 माइनस 22 इज इक्वल टू 8। इसका इसका डिफरेंस है ए एक्स माइनस बी एक्स, बी एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है 8। तो 8% का वैल्यू दिया गया है 480, तो 100% का वैल्यू है 6000। तो इनका इनकम है 6000। ओके, अगर ये रेशियो नहीं है तो फिर ये इसका वैल्यू ऐसा निकल, इतना निकल जाएगा इजीली, 6000, ए और बी का। एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ सी एंड ए, डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ सी एंड ए एंड बी टुगेदर।
ए बी सी टुगेदर इज, इन दोनों का डिफरेंस इज 50% ऑफ डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए बी टुगेदर। ओके, क्वेश्चन का टर्म टर्म ऐसा देखिए, टर्म को नहीं समझोगे तो गलत हो जाएगा। सी एक्सपेंडिचर माइनस ए बी का एक्सपेंडिचर, ए प्लस बी का एक्सपेंडिचर, ओके, इज टुगेदर इज 50% ऑफ, 50% मतलब 1/2 भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ए माइनस बी टुगेदर। ओके, ए बी बी का एक्सपेंडिचर टुगेदर, तो सी का एक्सपेंडिचर माइनस ए प्लस बी का एक्सपेंडिचर पता नहीं है, तो ए माइनस बी का तो एक्सपेंडिचर पता है, क्या पता है, 50% डिफरेंस ए एक्सपेंडिचर ए प्लस बी, ए एंड बी टुगेदर, तो हाफ ऑफ ए एंड बी मतलब 480, ए प्लस बी का वैल्यू है 4, नहीं सॉरी, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ए माइनस बी का वैल्यू था आपका 480, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर नहीं ठीक से नहीं समझोगे क्वेश्चन को तो नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ सी एंड ए बी टुगेदर इज 50% ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ, डिफरेंस बिटवीन क्यों लिखा है, ए बी टुगेदर, एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी टुगेदर, यहाँ से पकड़ते हैं। यहाँ पर ए माइनस बी होगा, डिफरेंस होगा सी ए प्लस बी से ए माइनस बी, तो सी ए प्लस बी का वैल्यू था 480, प्लस बी का था क्या, 480 था यहाँ पर, ए प्लस बी का तो पता नहीं था, तो यहाँ पर है 240, तो फिर ए प्लस बी का होगा 42%, 42 का परसेंट का वैल्यू कितना होगा, रुकिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 30% 52%, तो 6000 का 52% मतलब इसका 50% है आपका 3000, 100% 6000 है ना, तो 52 का वैल्यू है 3000 प्लस में 2%, 1% 6 to 120 मतलब 3120, तो सी का एक्सपेंडिचर का वैल्यू है 3360, कैसा आएगा, तो क्या पूछा है, सी एक्सपेंडिचर ऑफ सी लेस देन एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी टुगेदर, ये कुछ हम गलत कर रहे हैं, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ओके, आखिर में करेंगे ये वाला, ओके, मार्किंग करके रख दिया हूँ, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए, क्या हम यहाँ पर टर्म में देखिए, यहाँ पर रेशियो लिखा है, क्या सही है, रेशियो लिखा है लेकिन रेशियो नहीं दिया है, तो रिस्पेक्टिव रेशियो फ्रॉम एक्सपेंडिचर एबीसी इतना इतना परसेंटेज, यहाँ पर रेशियो का सिंबल देता तो पता चलता ना, रेशियो भी जो कुछ नहीं लिखा है, ओके, तो या रेशियो है क्या परसेंटेज में हमको पता नहीं है, ठीक है, 5 नंबर का थोड़ा बाद में देखते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, इन ए सिटी एक्स देयर आर 2 स्कूल,
A, B. 80% students are studying in school A. Out of 60% of them are Tamil medium. Out of Tamil medium student are out of Tamil medium student 25% are hosteler. Similarly, ये भी ब्रेक ब्रेक होके हुआ है तो इन सिटी एक्स देयर आर टू स्कूल ए है ए है बी है दो स्कूल है 80% स्टूडेंट आर 80% ऑफ स्टूडेंट आर स्टडिंग इन स्कूल है यहाँ पर 80% ये टोटल स्टूडेंट है सिटी में 100%। 100 में से 80% ए में पढ़ रहे हैं तो बी में जाहिर है 20% पढ़ेंगे स्कूल बी में तो आउट ऑफ हुई 60% ऑफ देम आर तमिल मीडियम तो तमिल मीडियम में 60% है और बाकी में 60-40 हो गया यहाँ पर तमिल मीडियम में 60% मतलब 60% निकाला तो कितना 48% तमिल मीडियम में है तमिल फिर क्या लिखा है आर तमिल मीडियम आउट ऑफ तमिल मीडियम 25 स्टूडेंट आर हॉस्टेलियर फिर इसमें से 25% हॉस्टल और रिमेनिंग 75% नॉन हॉस्टल क्या ये सब समझ पा रहे हो अगर 25 हॉस्टल में रहोगे तो 75 नॉन हॉस्टल में रहेंगे ना तो 25% मतलब क्या है 1/4 तो 48 का डिवाइडेड बाई 4 करने से क्या आएगा 12 अगर 12 इधर आ गया तो इधर 36 आएगा 36 प्लस 12 48 ठीक है 12% हॉस्टल में 12% नॉन हॉस्टल में 36%। ओके सिमिलरली 50% स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल भी 50% स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल भी आर तमिल मीडियम 50% मतलब इसका 10% इधर आएगा तमिल मीडियम में 10% बाकी कुछ में 10% मतलब तमिल मीडियम में 10% 50% निकालने को बोला है ना तो इधर में 50 आ जाएगा इधर में 50 इधर में तो मतलब तमिल मीडियम में 10% और नॉन तमिल में 10%। ओके एंड तमिल मीडियम आउट ऑफ हुई 50% आर हॉस्टेलियर तो हॉस्टल इस 10% में हॉस्टल और नॉन हॉस्टल हॉस्टल और नॉन हॉस्टल हॉस्टल में 50% नॉन हॉस्टल में 50% तो 10 का 50% क्या है 5 हॉस्टल में 5% नॉन हॉस्टल में 5%। ठीक है इफ 5-10 Tamil medium student have staying in the hostel in both school together find the strength of the school। ओके समझ पाए हम सब वैल्यू 100 में से निकला टोटल था 100 तो 5-10 है तमिल तमिल स्टूडेंट और जिसका वैल्यू लिखा है बोथ स्कूल टुगेदर तमिल में यहाँ था 42 यहाँ पर था 58 प्लस 10 58 स्टेड इन द हॉस्टल तमिल मीडियम स्टूडेंट स्टेड इन द हॉस्टल हॉस्टल भी पूछा है हॉस्टल मतलब ये वाला वैल्यू तमिल में ये था फिर उसमें हॉस्टल का 25% इसमें 50% तो 12-5 17 तो 17% का वैल्यू था आपका 510 तो फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल बी क्या था 20% तो 20% का वैल्यू निकालोगे स्कूल बी का पूछा है ना तो क्या 100% ऑल टोटल सिटी का स्टूडेंट नहीं पूछा है तो पूछा है ओनली स्कूल बी का स्कूल ए में 80% स्टूडेंट पढ़ते हैं और स्कूल बी में 20% तो 20% को निकालने को बोला था 17-51 तो 600 स्टूडेंट होगा आपका आंसर होगा स्कूल बी में स्टूडेंट होंगे 600 तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके कैसे हम स्टेप बाय स्टेप से निकाले हैं तो इसी स्टेप को आपको बार बार प्रैक्टिस एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप इजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। ओके ए फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंज एंड एप्पल he sold 20% orange to A 40% remaining to B ये है ये जो कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ रहे हैं ये
परसेंटेज ऑफ परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज में से भी फिर परसेंटेज निकालना है. ओके. A fruit seller had some orange and apple. He sold 20% orange to A, 40% remaining to B. Had 48 percentage, sorry, 48 oranges left. Similarly, he sold 40 percentage apple to A, 100 apples to B. Had 10% apple left. Find the total number apple and orange that shopkeeper had initially. Initially मतलब स्टार्टिंग में, फाइनली का मतलब आखिर में. ओके. ये इसको समझिएगा. ओके. सम ऑरेंज एंड एप्पल. आपको क्या पता है इसके पास ऑरेंज कितना था? लेट सपोज ऑरेंज था 100%, एप्पल था 100%. ओके. पहले ऑरेंज का बोला है, फिर हम पहले ऑरेंज में करते हैं. ओके. ही सोल्ड 20% ऑरेंज, तो 100 में से उसने सोल्ड किया, फिर कुछ अनसोल्ड रह गया. सोल्ड क्या है 20%, तो अनसोल्ड कितना रह जाएगा 80%. ओके. फिर क्या बोला? 20% सोल्ड करने के बाद 80% रिमेनिंग रह गया, फिर 40% रिमेनिंग सोल्ड टू बी. इसने 20% ए को सोल्ड किया है. ओके. ये सब लिख के चलना है. फिर 40% रिमेनिंग टू बी, तो रिमेनिंग का 40% बी में, तो 40% उसने बी को सोल्ड किया है, और बाकी 60% रिमेनिंग है. ओके. तो उसने क्या बोला? 48 ऑरेंज लेफ्ट सोल्ड करने के बाद. तो क्या 40% को क्या बी को क्या दिया? ये लिखना है आपको. इसको अभी तभी छोड़ देना. एग्जाम में अगर आप क्लियर करो तो ये मत लिखना. फिर भी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो लिख दे रहा हूँ. ओके. तो देखिए, परसेंटेज निकालना है तो क्या डिवाइड बाई 100 करना है, तो डिवाइडेड 100 से 0 0 काटना है, तो ऑलरेडी 2 0 काट दोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 8 4 में, तो 32 हो गया. आपको क्या 100 करके फिर 0 0 काटना है क्या? ये सिर्फ दिमाग में होना चाहिए. डिवाइड बाय परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, 0 0 कट जाएगा, फिर हो जाएगा. तो रिमेनिंग है 48. तो क्या बोला है? 40% रिमेनिंग टू बी एंड हैड 48 ऑरेंज लेफ्ट. मतलब 48 परसेंटेज का वैल्यू 48 है, मतलब उसके पास इनिशियली 100 ऑरेंज है. तो 48% का 48 है, तो 100% का वैल्यू 100 ही होगा. 100 ऑरेंज उसके पास इनिशियली 100 ऑरेंज हुआ होगा. ठीक है. फिर उसने एप्पल के पास आया. सिमिलरली वो लिखा है एप्पल. सो देखिए, एप्पल का आपको पता है क्या 100% है? पता नहीं है. तो सपोज हम 100% एप्पल लिया है. ही सोल्ड 40% एप्पल टू ए. सोल्ड ए, फिर अनसोल्ड. अनसोल्ड कितना रह गया? अगर वो 40% सोल्ड करेगा तो 60% अनसोल्ड रह जाएगा. तो अनसोल्ड आपका 60% है कि नहीं? 40% सोल्ड करेगा तो 40% ए को मिल गया. फिर 60% से 100 एप्पल्स टू बी एंड 10% एप्पल लेफ्ट. अगर 10% एप्पल लेफ्ट हुआ है 60% से, रिमेनिंग फिमेनिंग वार्ड कुछ टर्म यूज नहीं हुआ है, तो क्या लिखा है? 100 60% जितना का जो एप्पल है वो उसमें से 100 एप्पल बी को दे दिया, और 10% रह गया. तो कितना दिया होगा? 50% दिया होगा. 10% रिमेनिंग है, तो 60 से 10 माइनस कर दोगे तो कितना है? 50%. 50% उसने बी को दिया होगा, तो बी को 100 एप्पल दिया, तो 50% का वैल्यू 100 है. तो 100% का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 200. 200 एप्पल इनिशियल उसके पास था. तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज दैट शॉपकीपर हैड इनिशियली. तो 100 प्लस में 200 कर दीजिएगा, फिर 300 आपका आंसर आ जाएगा. 100 ऑरेंज था, 200 एप्पल था, तो आपका आंसर ऑप्शन सी. ओके. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके. 9 नंबर क्वेश्चन. Rahul's monthly income 8,000. He spent 40% of income on shopping and remaining in saving. If suddenly Rahul's income increased by 1,000,
देन ही स्पेंड अमाउंट ऑन शॉपिंग एंड सेविंग इज रेशियो में है 4:5। देन व्हाट इज, देखिए वहां पर रेशियो लिखा था, परसेंटेज में कर दिया, इसलिए वो आंसर नहीं निकल पाया, क्वेश्चन ही गलत है। तो इसको फिर से चेक करके मैं बताऊंगा आपको। ओके, shopping and saving in the ratio 4:5. Then what is the ratio of Rahul spend on amount saving and shopping both after or before increasing? Rahul spend amount in saving on saving to shopping after or before increasing or salary. बोथ लिखा है मतलब दोनों को मिलाकर, आप सेविंग बिफोर में कितना था अभी कितना है दोनों को मिला दोगे, फिर बिफोर में कितना था न्यूली कितना शॉपिंग में है उसको, उन दोनों का रेशियो निकालना है। ओके, राहुल मंथली इनकम, तो मंथली इनकम पहले लिख देना, 8,000 राहुल का, आर आई लिख रहा हूँ। ओके, स्पेंड 40% ऑफ इनकम, तो आर ई एक्सपेंडिचर, तो 40% एक्सपेंड होने से क्या होगा, तो 2 जीरो काट दोगे, 8 चौके 32, तो 3,200। कैसे निकाला पता चल गया ना, 2 जीरो काट दोगे, 80 × 40, 8 चौ 32, 2 जीरो था, 2 जीरो 3200, या फिर यहाँ से 1 जीरो कटा, 800 × 4 करने से 3200, तो एक्सपेंडिचर 3200। तो राहुल का सेविंग निकालना है, तो सेविंग कैसे पता चलेगा, तो 8,000 से 3,000 जाएगा तो 5,000, 5,000 से 200 जाएगा तो 4,800। तो ये है राहुल का सेविंग्स। ओके, तो पहले वाला काम वैल्यू निकाल दिया, ये प्रीवियस वाला था, ओल्ड वाला इनकम। अब न्यू इनकम, न्यू इनकम में राहुल का इनकम इंक्रीज बाय 1,000, तो राहुल का न्यू इनकम है 1,000 इंक्रीज होने के बाद 9,000। ही स्पेंड अमाउंट ऑन शॉपिंग एंड सेविंग इज 4:4। मैं पहले रूल बताया था, इनकम इज इक्वल टू ई प्लस एस। ओके, तो इसका रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, क्या दिया है, स्पेंड इन शॉपिंग एंड सेविंग। स्पेंड मतलब है एक्सपेंडिचर, खर्चा, स्पेंड मतलब भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब है कितना आपका खर्चा हुआ है वो वाला। ओके, सेविंग इन रेशियो 4:5। तो टोटल उसका मतलब इनकम क्या होगा, तो ई प्लस ई एस है ना, एक्सपेंडिचर सेविंग, तो मतलब आई क्या होगा, 4 + 5 9, तो 9 का वैल्यू अगर 9,000 है तो 4 का वैल्यू आपका आ जाएगा 4,000, 5 सॉरी यहाँ पर 4,000, 5 का वैल्यू 5,000। ओके, तो आर ई का वैल्यू आपका आ गया 4,000, आर एस का वैल्यू आ गया 5,000। ओके, तो फिर देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेंड ऑन अमाउंट ऑन सेविंग, सेविंग सॉरी इस साइड है आपका सेविंग का न्यू ओल्ड, इस साइड आपका न्यू ओल्ड का एक्सपेंडिचर है। ओके, तो क्या बोला, बोथ आफ्टर बिफोर, तो बोथ का करके निकालना था। ओके, 4,003 7,200, यहाँ पर 5,000 4 9,800। तो क्या बोला है वो, रेशियो स्पेंडिंग अमाउंट सेविंग टू शॉपिंग, सेविंग से शॉपिंग, मतलब सेविंग पहले आएगा फिर शॉपिंग बाद में आएगा ना, सेविंग टू शॉपिंग, सेव टू शॉप, शॉप मतलब एक्सपेंडिचर, तो आपका सेविंग क्या था पहले 9, ये वाला पहले आएगा, 70-200 वाला बाद में आएगा। तो इसका रेशियो निकालना है तो हमेशा लीस्ट वैल्यू निकालना, लीस्ट मतलब छोटा वैल्यू, तो 70-200 यहाँ पर है। ओके, ये 2 जीरो कट गया, तो 98 72, 2 कटेगा तो 49, 2 कटेगा तो 36। ओके, और कुछ कटेगा क्या, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो मतलब ये आपका वैल्यू है, ये 7 × 7 है, ये 6 × 6 है, तो अभी नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उसको ब्रेक कर करके आपको आंसर निकालोगे तो आप कर पाओगे। बिगनर हो तो, अगर प्रो हो जाओगे तो स्पीड में करना, ये जो मैं धीरे धीरे आपको करके लिख के दिखा रहा हूँ, वो स्पीड से पढ़ोगे, स्पीड से पढ़ोगे। और एक बात है, परसेंट ये एक ऐसा चैप्टर है, आपको मेंस मेंस भी तो मेंस में भी तो आएगा ना, तो आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना है। आप अगर हिंदी वाले हो तो हिंदी से इसे समझना, और इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश, डेफिनेटली इंग्लिश को समझना क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, एक एक वर्ड में
क्वेश्चन पूरा अलग हो जाता है, एक एक वर्ड में, सिंगल वर्ड में। ओके, यहाँ पर व्हिच था, आउट ऑफ व्हिच था। ओके, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम मीन्स आपका माइंड कितना काम कर रहा है, कम टाइम में आपका माइंड कितना काम कर रहा है। बैंकिंग ये आपको, मतलब आपको, वो आपको इस बेसिस में आपको एग्जामिन कर रहा है, कम टाइम में आप कितना सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी 10 वाला क्वेश्चन करते हैं। 20% ऑफ वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। ओके, 10% of the vote polled were found invalid. The successful candidate got 56% and valid vote won majority of 722 votes. कल मैंने बताया था, पहले वोटर लिस्ट में किन लोगों का नाम है, पहले वोटर लिस्ट आएगा। आप जब इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट काउंट होता है ना, वोटर लिस्ट होगा, फिर वोट पोल होगा, वोटिंग पोल होगा, पोलिंग होगा, फिर उसमें से वैलिड इनवैलिड वोट निकल जाएगा, क्योंकि किसी का कुछ ये होगा, किसका कुछ होगा, तो वैलिड इनवैलिड निकला। तो वैलिड इनवैलिड को क्या लिखोगे, नहीं वैलिड वोट में से कैंडिडेट को जाएगा, कैंडिडेट में कैंडिडेट को वोट मिला। तो कैंडिडेट दो है, विनिंग कैंडिडेट और एक तो है लूजिंग कैंडिडेट, जो हारेगा। जीतने वाले को ज्यादा वोट मिलेगा, हारने वाले का ना वोट मिलेगा। तो इससे ऐसा फॉलो होता है। हर क्वेश्चन नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक आता है, और छोटा मोटा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से हो जाता है, वैलिड इनवैलिड नहीं आता है। तो बड़ा क्वेश्चन में टोटल फुल होता है। ओके, तो देखते हैं पॉइंट कैसे शुरू होता है, मैं बोल के चलूंगा। ओके, आप कल वाला सेशन देखे होगे, अगर नहीं देखे होगे तो प्लीज पहला वाला सेशन देख लेना, तो परसेंटेज का कुछ जान पाओगे। नहीं तो ये वाला सेशन सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। ओके, तो 20% ऑफ वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट। तो टोटल वोटर कितने होंगे, ये तो 20% कास्ट नहीं किए, तो टोटल वोटर होंगे 100%। डिडंट कास्ट 20%, डिडंट कास्ट नहीं किए, एंटी कास्ट लिख रहा हूँ, एंटी कास्ट। ओके, तो 80% वोट उन लोगों का कास्ट हुआ है। ओके, 10% ऑफ वोट्स पोल्ड फाउंड इनवैलिड, इनमें से भी 10% इनवैलिड वोट है, ये इनवैलिड है। तो वैलिड वोट कितना रह जाए, 10%। अगर इनवैलिड है तो 90% वैलिड हो जाएगा। तो 90% का वैल्यू, 10% का वैल्यू 80 है, तो 90% का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें से 10% पहले निकाल देना। तो 80 का 10% 8 होता है, तो -8 कर दो तो 72%। ये वैलिड वोट है, 72% वैलिड वोट है ना। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट 56% ऑफ वैलिड वोट एंड वन बाय इतना। अगर सक्स वैलिड वोट ये है वैलिड वोट, वैलिड वोट में से 56% विनिंग कैंडिडेट को मिला है, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 44 44% मिला है ना लूजिंग कैंडिडेट को। तो वन बाय इतना वोट से वो जीता है, तो इतना वोट से जीता है जो 1217 वोट से मतलब किन दोनों का डिफरेंस है, लूजिंग और विनिंग का डिफरेंस है। तो लूजिंग और विनिंग का डिफरेंस है 12%, तो 12% का वैल्यू आपको पता चल गया 1728। ओके ओके, तो विनिंग कैंडिडेट 12% मार्जिन से अगर वोट जीता है, तो टोटल वैलिड वोट कितना होगा, 100%। लेकिन यहाँ पर वैलिड वोट 72% है, तो डिवाइडेड बाय 72। 72% किसका है, 80% का वैलिड वोट है। तो टोटल वोटर
टोटल वोटर कितने कास्ट किए थे, वोटिंग कास्ट कितनों ने किए थे? 80% लोगों ने। 80% लोगों ने वोट कास्ट किए थे ना, या फिर नहीं पता चला? ठीक है। 72%, 70% वोटर ने कास्ट किया था, इनवैलिड वोट है। 12% लोगों ने विनिंग और लूजिंग में से 12, विनर कैंडिडेट 12% से जीता था, मतलब 1728 से वोटों से जीता है। तो टोटल नंबर वैलिड वोट कितना है? 100% है। 100, उसके लिए 100% का वैल्यू निकालना, तो 100% का वैल्यू एक्चुअली 72% है। तो 72% वैलिड वोट है, तो टोटल टोटल कास्टिंग वोट कितना है? 100% है। 100% से 70% आया था वैलिड वोट। तो क्या कास्टिंग वोट अपना 100% था? नहीं, कास्टिंग वोट आप 80% किए थे, तो टोटल वोटर आपका है 100%। ओके, कैसे हम बैकवर्ड से गए पता चला? पता चला कि नहीं? तो इसको सॉल्व करने से निकल जाएगा आपका आंसर। देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। 4/5, 12 निकालने से 144, क्योंकि 12 का क्यूब है 1728, मतलब एक 12 निकल गया 144। यहाँ से 12 निकल गया 6, ये 12 निकल गया तो 12। ओके, 6 दूनी 12, फिर 2 निकल गया 2। यहाँ पर कितना है? 50,000। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 200। 50,000 से 2 डिवाइड होगा तो 25,000। 25,000 लोग वैलिड वोटर्स थे। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई नहीं है, तो ई होता तो 25,000 होगा आपका। ओके, क्या आप समझ पाए? या फिर फ्रंट से करें, मतलब पहले से शुरू करें? देखिए, ये क्वेश्चन दो टाइप्स होता है। बैकवर्ड से जाओगे तो इजी है, अगर फ्रंट से जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ओके, कुछ गलती किया क्या? रुकिए, थोड़ा चेक करता हूँ। 2728 अगर 12% है, तो 100% अपना वैलिड वोट हो जाएगा। तो वैलिड वोट क्या 100% था? नहीं, 72%। 72% अगर आपका वैलिड वोट है, तो कास्ट कितने किए थे? 100%। तो क्या 100% थे इनवैलिड, मतलब कास्टिंग वोट? नहीं, 90% थे। फिर 100% भाई में 80%। क्या ऐसे होगा? ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं करते हैं बैकवर्ड से, क्योंकि बैकवर्ड से थोड़ा कंफ्यूज हो गया, या फिर मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, या फिर ठीक है। तो सब आपका 12 का वैल्यू ये यहाँ तक निकला, तो ठीक है, हम एक्स लेके करते हैं। वोटर आपका था 100%, ठीक है। तो इसमें से, तो वोटर आपका था लेट सपोज एक्स,
एक्स से 10 क्या था, 20% वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट, मतलब 80/100 कास्टिंग किए थे। ठीक है, फिर 10% वोट फॉर फाउंडर इनवैलिड, मतलब 90% आपका वैलिड वोट है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट 56% एंड द वोट वन बाय मेजोरिटी बाय इतना। जितना निकलेगा इनटू में सक्सेसफुल कैंडिडेट इतना 56% वैलिड वोट, मतलब इनका 12% का वैल्यू निकालना है। 56 और ये पाएगा 44, मतलब इसका 12%। 72%, 72 मतलब 12%। इसका 12% का वैल्यू अगर आपका निकला 1728, तो इनका वैल्यू क्या होगा? तो मैंने क्या सही लिखा था क्या यहाँ पर? लिखा था थोड़ा सा, देखते हैं इसको काट के। एक 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 एक, ओके, 12 से गया 144, नोट थे 72 दूनी, मतलब 20,000, एक्स का वैल्यू आया 20,000। फिर ऑप्शन नंबर डी, मतलब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड से किए हैं, सही निकला, तो बैकवर्ड से हम क्या गलती किए थे? ये एनओटी, तो बैकवर्ड से कुछ गलती किए होंगे, देखते हैं बैकवर्ड से ट्राई करके। फॉरवर्ड से निकल गया 20,000, ये सही है, क्योंकि एक्स लेके करोगे तो इजीली निकल जाएगा फॉरवर्ड से। तो बैकवर्ड से हम कैसे करते हैं? 1728 12 इंटू में 100, ये किसका वैल्यू है? क्या 72? 100% मतलब 72, क्या यहाँ पर 72 लिखना था? वैलिड वोट, ये है वैलिड वोट, तो 100% वैलिड वोट, मतलब आपका तो 72 यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है, हम 72 लिख के चलते हैं। वैलिड वोट है आपका 72%। तो 72% से फिर क्या आया आपका? वैलिड वोट है, तो टोटल नंबर वोट कास्टिंग क्या क्या होगा? 100%। लेकिन 100% लोगों ने कास्ट नहीं किया था, तो 80% लोगों ने कास्ट किया था। तो 100% वोटर का वैल्यू ये वाला, कि ये वाला से निकलेगा क्या? ये गया 144, 72 दूना दोगुना, ये रह गया 80, 5 में 4, 2, मतलब 50,000 दो 25,000। नहीं, यहाँ पर हम कुछ उलट वाला मेथड में जो उल्टी उलट करके जो जा रहे थे, यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कुछ गलत कर रहे हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन फिर से करते हैं, आपको कैसे निकालना है। ओके, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है, क्यों वो नहीं हो रहा है? क्योंकि हम तो ठीक से समझ के कर रहे हैं, तो कंफ्यूज क्यों हुआ? कंफ्यूजन क्या आया जो नहीं हो रहा है? आज बहुत सारा क्वेश्चन कर रहा है, अगर हम 10 टू क्वेश्चन है, इसमें अटक गए तो कैसे चलेगा? फॉरवर्ड मेथड से करते हैं। ओके, तो क्या बोला है? 20% वोटर डिडंट कास्ट देयर वोट, तो टोटल नंबर वोटर कितने थे? एक्स थे। 20% वोटर डिडंट कास्ट देयर, मतलब 80% वोटर ने उसका वोट कास्ट किया है। बिटवीन इलेक्शन, मतलब वोटर कास्ट इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, 10% वोटर पोल्ड आर इनवैलिड, मतलब वैलिड वोट, इनवैलिड वोट 10% है, तो वैलिड वोट आपका 9/100। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट आपका 56% पा रहा है, तो लूजिंग कैंडिडेट आपका कितना पाएगा? विनिंग कैंडिडेट अगर 56, तो लूजिंग कैंडिडेट 54। तो इन दोनों का मतलब डिफरेंस है 12%, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है इतने वोट मेजर से जितना, मतलब 1200 का परसेंट का वैल्यू इतना है। तो ये टोटल वैलिड वोट है ना, सबका वैलिड वोट निकला, वैलिड परसेंट का 12% का, वैलिड में से 12% का वोट, वैलिड वोट में 12% का वोट है 728। तो ये वाला आपका स्टेप फॉलो होना चाहिए था।
डिवाइड बाई 2 इंटू 100/90 होना चाहिए था, उल्टी से अगर करना चाहते तो हमने थोड़ा कहीं पर गलती कर दिया है, तो इसके लिए टाइम नहीं है अभी। ओके, इसको हम बाद में करेंगे, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि और बहुत सारा क्वेश्चन है। 144, तो 9 8 72, दो दो गुना, तो मतलब 20,000, ये आपका करेक्ट होगा, 20,000 एक्स का वैल्यू। ओके, ये आपका एनओटी होना चाहिए था, नहीं लिखा गया। ओके, तो 6 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। In an examination, 65 of the student passed in civics, और 60% स्टूडेंट passed in history, 40% स्टूडेंट passed in both subjects. If 90% स्टूडेंट fail in both civics and find the total number of student. ये आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको पढ़ाया था क्या वेन डायग्राम? नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, ये वाला रखते हैं इंपॉर्टेंट के लिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम पढ़ेंगे और इसको करेंगे। ओके, टोटल इनकम ऑफ सीता एंड गीता, या फिर इसको यहीं पर करेंगे? रुकिए, आखिर में करते हैं। तो आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा वेन डायग्राम को आपको ऐसे करके डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्या क्या होता है। ओके, यहाँ पर पास है, यहाँ पर फेल है, तो आपको बताना पड़ेगा टोटल पास फेल कैसे निकाला जाता है। ओके, इफ टोटल इनकम ऑफ सीता गीता शीला, सीता एसआई गीता शीला है 73,000, spend on their, if they spend 40%, 25% of their income respectively, the ratio of the saving is इतना, what is the income of सीता। ओके, आपको कुछ पता चल रहा है इसमें से कैसे निकलेगा? व्हाट इज द इनकम ऑफ सीता पता चल रहा है कैसे निकलेगा? एनओटी मतलब सीएनडी भी नहीं है, टोटल इनकम दे दिया है, तो दे स्पेंड ऑफ देयर इनकम्स रेस्पेक्टिवली। ये इनकम था, एक्सपेंडिचर है 40%, 25% और 20%, और सेविंग्स है आपका 378 रेशियो में है। ओके, सीता गीता शीला तीनों का, तो इसको 3x 7x 8x, तो इसका एक्सपेंडिचर 40%, 25%, 20% एक्सपेंड करने के बाद ये रह जाएगा कितना, 60%। 40% एक्सपेंड करने के बाद सेविंग क्या रहना चाहिए था, 60%, 25 के बाद 75%, और 20 क्या 20% के बाद इसके पास रहना चाहिए था 80% सेविंग्स। सेविंग का परसेंटेज आपको पता है? सिक्सटी परसेंटेज का वैल्यू, तो अभी इसको ट्राई करते हैं। ओके, 60% का वैल्यू अगर 3x है, तो 100% का वैल्यू 3/5 मतलब 5x। सीता का निकल गया, SI का। फिर गीता का 75% का वैल्यू अगर 7x है, तो 100% का वैल्यू 7x डिवाइडेड बाय में 3 इंटू में 4। 75 का वैल्यू होता है 3/4, 4 होता है 100, तो 100 ऊपर 4 ऊपर गया 3। ओके, फिर आ गया आपका शीला का। 80% का वैल्यू 80x है, तो 100% का वैल्यू 8x डिवाइड बाई 8 इंटू में 10 मतलब 10x। तो सबका इनकम का निकल गया, ये इनकम का निकला है ना, ये सेविंग्स 100% मतलब सबका इनकम निकल गया। 5x प्लस में 7, ये वाला नहीं निकला था, तो मतलब 28x
बाय में 4 प्लस में 10x इज इक्वल टू 73,000। क्या आप इतना समझ पाए कैसे निकल गया? अगर इसका परसेंटेज ये दिखाया है एक्सपेंडिचर का, तो सेविंग का तो परसेंटेज पता चल जाएगा कि नहीं? ये सेविंग का परसेंटेज है, तो इसका वैल्यू दिया गया एक्स में हम लिए हैं, तो एक्स में उसका वैल्यू निकाल दिया, फिर इसका 100% मतलब उसका इनकम का एक्स निकाल दिया, तो इनकम का टोटल दिया था इतना, तो ये वाला निकाल सकते हैं कि नहीं? इजीली निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू में 5 जा 20x। नीचे वाला थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, आप इसको रिवाइंड करके देखना मैं कैसे करके दिखाया। ओके, हम प्रैक्टिस सेट और भी और 3 दिन करेंगे। वेन डायग्राम को आखिरी वाला सेशन में करेंगे। ओके, नहीं नहीं, कल वाला सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी के लिए टाइम नहीं है, तो कल वाला सेशन में करेंगे। तो ये वाला बीच वाला क्या था? 75 3/4, 28/3 था यहाँ पर, 4 नहीं था, क्योंकि 7 इंटू में 4/3 था ना। देखिए थोड़ा सा गलती, पूरा क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ता। 15 इज इक्वल टू 15x प्लस में 28x प्लस में 10x, 3 उस तरफ गया तो 73 इंटू में 3, 3 जा 9, 3 7 जा 21, 000। ओके, तो 28 प्लस में 25 करने से, 15 प्लस 10 25, 25 करने से 8 5 13, 2 2 4 1 3 प्लस में x 4 1 5 होगा। 8 5 13, हाथ में आया 1, 4 5 55x प्लस में 219। यहाँ पर क्या 10 रहेगा क्या? यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 30 रहेगा। ओके, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे खुद से तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 35, 30 15 45, 45 होगा, मतलब ये वाला होगा आपका। देखिए छोटा छोटा मिस्टेक हो रहा है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। 8 5 13, 6 7, तो पता चला ना, इसमें इंटू 3 हुआ था, तो एक्स का वैल्यू 3000। तो अभी आप निकाल सकते हैं, तो इनकम ऑफ सीता, सीता वाला पहले था, तो 5 इंटू में 3 15,000। ओके, इजी लगा? ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इन ए कंपनी 40% आर मेल, आउट ऑफ हुई 75% मेल अर्न सैलरी इतना 25,000 प्लस। ठीक है, फिर 45% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय गेट 25,000 of salary. What is the fraction of female employee who are earning less than or equal to? What is the fraction of the female employees who are equal to 25,000 out of total number of female employees? तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने बोला था। इसमें फ्रैक्शन लिखेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू में डरना नहीं है, पहले निकालो, फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, फ्रैक्शन का मीन्स जो होता है, रेशियो का मीन्स वही होता है। देखिए आउट ऑफ कितना क्या बोला है? इतना ऑफ टोटल नंबर एम्प्लॉय, मतलब डिवाइडेड बाय ऑफ इतना एम्प्लॉय, मतलब उसका डिनोमिनेटर में ये रहेगा। पता चल गया ना फ्रैक्शन कैसे होगा? ठीक है, इन कंपनी 40% आर मेल, तो कंपनी में होता है 100% लोग काम करते हैं, तो ये है मेल, ये है फीमेल। मेल काम करते हैं 40%, फीमेल काम कर रहे हैं 60%। तो उसमें से फिर 75% अर्न 25,000 प्लस 75%, मतलब 25% मतलब 1/4, मतलब 10 करेंगे माइनस 25,000 में, 25K में, और 30 करेंगे प्लस 25K में। 10 कैसे निकला? क्योंकि 25% माइनस में करेंगे, प्लस 25,000 प्लस में 40, ओ सॉरी
75%, हाँ ठीक है, 75%, मतलब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, और 25 का 1/4, पहले 1/4 निकाल दिया, 10 हो गया, तो 40 से 10 माइनस करके 30 हो गया, ठीक है। If 45% of the total number employee, if 45% of the total number employee get, मतलब 100 में से यहाँ पर और एक तो वैल्यू दिया गया है, वही 100 टोटल है, 45% पा रहे हैं 25 के, और 55 लोग पा रहे हैं -25 के, मतलब कम पा रहे हैं, ओके। 45% पा रहे हैं, प्लस में 25 के पा रहे हैं 45%, लेकिन यहाँ पर प्लस में पा रहे हैं 30%, मेल में, मेल में 30% है, मतलब 15%, 15% फीमेल में पा रहे होंगे। मेल में अगर 30% पा रहे हैं, तो फीमेल में 15%, ओके। पता चल गया ना? देखिए डायग्राम बनाओगे तो सब पता चल जाएगा, ओके। 15%, ये क्लरिकल मेंस का क्वेश्चन है, ओके। तो 45% एम्प्लॉय टोटल में प्लस सैलरी, प्लस में 45%, मतलब कितना। देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज who earn less than who earn what is the fraction of female employee who earn less than equal to 25,000। ये प्लस में था, लेस देन इक्वल टू मतलब माइनस में, तो 15% फीमेल अगर प्लस में है, तो लेस देन इक्वल टू में 45% होंगे, ओके। 60 से 15 माइनस हो जाएगा, तो 45 आ जाएगा टोटल फीमेल में से, आउट ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉय। टोटल फीमेल एम्प्लॉय कितना है 60, तो 15 तिया 45, 15 चौ 60, कहाँ पर है 3/4, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में, ओके। फिर से देख लीजिएगा, समझ जाओगे, ओके। आउट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ राजा, out of total monthly salary of Raja, he spent 20% on rent, 30% remaining on food, 20% of his monthly salary traveling, where remaining salary saved is equal to इतना, फाइंड द। ये क्लरिकल प्रीलिम में है, या फिर क्लर्क प्रीलिम और पीओ प्रीलिम दोनों में आता है, ओके। सेम लेवल का आया है, आता है और आएगा भी। टोटल मंथली सैलरी ऑफ राजा आउट ऑफ टोटल, मतलब क्या 100% है उसका। ही स्पेंड ऑन रेंट, रेंट में 20% दे दिया, तो उसके पास रह गया 80%। 30% ऑफ रिमेनिंग टर्न, अगर ये नहीं लिखा होता तो 100 में से 30 माइनस करके लिख लेते हैं, ओके। तो रिमेनिंग मतलब 80 में से, ये रिमेनिंग है ना, 20% जाने के बाद 80 है रिमेनिंग। 30% ये स्पेंड ऑन कहाँ पर था, 20% ऑन रेंट, ये था आपका फूड। 30% जाने के बाद कितना रहेगा 70%, तो 70% 0 0 कट जाएगा, तो 56% रह जाएगा रिमेनिंग में। 30% फूड एंड 30% of remaining in food, and 20% is his monthly salary traveling, where remaining the, क्या लिखा है 30% रिमेनिंग ऑन फूड, मतलब 30% रिमेनिंग फूड में खर्चा करता है, मतलब इसमें से फूड, और 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी इन 20% ऑफ मंथली सैलरी, मतलब 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी, मतलब टोटल सैलरी में से 20% खर्चा कर रहा है किसमें, ऑन ट्रैवलिंग, मतलब इससे माइनस होगा वो, ओके। तो 20% इससे माइनस होगा, तो मतलब डायरेक्ट इसमें से भी माइनस हो जाएगा, मतलब 36। द रिमेनिंग सैलरी हुई इज इक्वल टू 36% इज इक्वल टू 36,000,
द फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। 36, तो रेंट का 20% था तो 20 लिख देना। 36 में गया 1000, मतलब 20,000 ऑन रेंट पे कर रहा है वो। मैं थोड़ा ज्यादा लिख दे रहा हूँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, समझना है क्वेश्चन कहाँ पर लिखा था। ऑफ द रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग में से, ऑफ हिज मंथली सैलरी मतलब मंथली सैलरी में से। कौन सा कहाँ पर, वार्ड का टर्म समझना शुरू कर दो। ओके, टर्म नहीं समझोगे तो नहीं होगा। ओके, ratio of the income of Anil and Nila is 5:6. Ratio of expenditure of Anil and Nila is 4:5. If the saving of Anil and Nila is same, the difference between expenditure of Nila and Anil is itna. Then find the income of Anil. Income is equal to expenditure plus में saving. ओके, तो अनिल और नीला का इनकम है 5x कुछ भी लिख सकते हो। ओके, 50, 60, 500, 600 कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो एक्सपेंडिचर ऑफ अनिल एंड नीला 4:4 में 5। क्या इसमें क्या एक्स लगाओगे? नहीं, वाई, क्योंकि एक्सपेंडिचर अलग है, ये अलग है। तो क्या बोला है, इफ द सेविंग ऑफ अनिल एंड नीला इज सेम, देन डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ नीला एंड अनिल इज 4000। कितना है? 4000। ओके, सेविंग अनिल का सेविंग कैसे निकलेगा? 5x माइनस में 4y। नीला का सेविंग कैसे निकलेगा? 6x माइनस में 5y। तो क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सेविंग ऑफ अनिल नीला सेम, मतलब एस इज इक्वल टू एन एस, मतलब 5x में 4y इज इक्वल टू 6x में 5y। तो इन लोगों का भी रेशियो निकल आएगा। तो यहाँ पर y +5 इधर गया तो y, तो +6 से -5 हुआ तो x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑफ नीला एंड अनिल इज 4000। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो x इज इक्वल टू y है, मतलब ये सब ये यूज करना नहीं था। तो इन दोनों का क्या बोला है, क्या डिफरेंस बिटवीन नीला एंड अनिल का एक्सपेंडिचर 4000 है, तो मतलब वन का वैल्यू है 4000। तो अनिल का एक्सपेंडिचर आपका है 16000 और नीला का एक्सपेंडिचर है आपका 20,000। देन फाइंड द इनकम ऑफ द अनिल। इनकम ऑफ अनिल, देखिए ये वन का वैल्यू है या फिर वाई, वाई तो है ना, डिफरेंस करने से वन वाई तो निकलेगा, एक वाई तो निकलेगा ना, वाई का वैल्यू इतना है। तो एक्स इज इक्वल टू वाई है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 4000 यहाँ पर डाल देते तो 20,000 निकल आता 5 का, क्योंकि अनिल का इनकम पूछा है ना 20,000। राइट आंसर आपका यहीं पर निकल जाता, इतना भी करना नहीं था। ओके, फिर देखिए, राम स्पेंड 40% ऑफ द सैलरी ऑन हाउस रेंट, he spent rest of his salary on education and shopping. The amount spent on education is 40% more than amount spent on shopping. If the sum of 20% of the amount spent on house rent and the amount spent on education is इतना, तो find the salary of RAM. ओके, राम का सैलरी कितना, ये क्वेश्चन आप बार बार कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का। राम का सैलरी लेट सपोज 100% था, रेंट में पे किया 40%, तो रिमेनिंग रह गया 60%। ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज सैलरी ऑन एजुकेशन एंड शॉपिंग, ये वाला वो स्पेंड किया एजुकेशन और शॉपिंग में, रेंट रेंट के बाद।
The amount of education, the amount of spending on education is 40% more than the spending of shopping. 40% मोर का मतलब आप क्या समझते थे? 100 प्लस में 40 इज इक्वल टू 140. क्या बोला है? अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन 140% ऑफ मोर देन शॉपिंग. तो एजुकेशन का 140 है, ये 100 है, और इसको अगर फ्रैक्शन में लिखते तो 7/5 होता है. तो 7/5 कैसे आया? तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू है 2/5, 2 प्लस में 5 7/5. क्योंकि 100 में प्लस 140 हुआ है ना, 100 में 100 का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस में 2.5 होने से 7.5 आता है. तो हम ऐसे नहीं करने से ऐसा करके हम ऐड करके डायरेक्ट लिख लेते हैं 7.5. ओके, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये दिखाया. तो ये रेशियो भी कैसे आया देखिए, इसको डिराइव करते हैं. अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन, ये एजुकेशन है, इज 40% मोर देन, मतलब 140%, मतलब 145 मोर देन द स्पेंड ऑन शॉपिंग. तो यहाँ पर शॉपिंग है, शॉपिंग यहाँ से निकल के यहाँ पर अगर ऐसा आ गया तो 140/7 है, 140/100 है. ये जो फ्रैक्शन है इसे ही हम रेशियो कहते हैं. इसके इज इक्वल टू में जो रहेगा यही ही रेशियो है. इसको काटेंगे तो 7/5, इसको काटेंगे तो 140 में बाई 100 था ना, इसको काटेंगे भी 7/5 आएगा. ओके, ये रेशियो का मीन्स डिवाइडेड है. ओके, इसको देख के डरना नहीं है. ओके, इन दोनों का रेशियो मिल गया, मतलब 60% एजुकेशन शॉपिंग का रेशियो मिल गया. ओके, तो क्या इसकी कितना कितना परसेंटेज खर्चा क्या होगा? बोला है ना, अमाउंट कितना कितना स्पेंड किया होता. तो इन दोनों का टोटल मिला के 60%, मतलब 60/12 इंटू में 7 करोगे तो 535. इसमें 35 खर्चा क्या होगा? अगर इसमें 5 करोगे तो 25. तो 35/25, एजुकेशन में 35% खर्चा क्या होगा, प्लस में 25% सेविंग, क्या शॉपिंग में खर्चा क्या होगा. दोनों का परसेंटेज सबका मिल गया. फिर क्या बोला? इफ द सम ऑफ द 20% ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट, इसका 20% निकालना है. 40 का 20% कितना है? 1/5. 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5. 1/5 करोगे तो क्या, 8 परसेंटेज. सम ऑफ the 20% of the amount of spend on house rent and the amount spent on the education. 20% amount of the spend on house rent and the amount spent on education, दोनों को मिलाकर 40 और 35, मतलब 75 का 20% निकालने को बोला था. 75 का 10% है 7.5, 20% है आपका 15% का वैल्यू दिया है 6880. फाइंड द रैम सैलरी तुम्हें 100. तो 15%, 5 कटेगा 20/3. 8 8 16, 6 8 6 14, 8 24, मतलब 3 से डिविजिबल है. तो 3 कटेगा 2, 3 दूनी 6, 2 3 दूनी सॉरी 3 चौ 8, चौके 8, 284 दूने 588, 3 ठो 0. क्या सही है? 5 लाख ऐसा तो नहीं आ रहा है. तो ये 15% आएगा क्या? ऑड फिगर आ रहा है. फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. इफ द सम ऑफ द 20% अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट एंड द आया तो ये दूसरा वाला सेंटेंस है. इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश कितना कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. तो इंग्लिश मस्ट इंपोर्टेंट है समझना, ग्रामेटिकल. द आया तो ये नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा. देखिए छोटा सा मिस्टेक, कितना बड़ा गलती कर दिया. 20% अमाउंट ऑफ द हाउस रेंट स्पेंड, मतलब डिवाइडेड 5, मतलब 8 प्लस में अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन. एजुकेशन 35, 8 प्लस में 35 इज इक्वल टू 8 5 13, मतलब 43. तो
6880 का 43% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 43 वन जार 43, 43 माइनस जाएगा तो 5, 2 58, 43 5 जार नहीं, 43 6 जार, हाँ 43 6 जार में हो जाएगा 1600, मतलब 16,000। 16 में 4 शून्य, 1,60,000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ओके, बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम पक्का वेन डायग्राम करेंगे और उसका क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि मुझे आज वेन डायग्राम का ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं मिला, वही एक ठो क्वेश्चन था, इसलिए वहां पर दिखा दिया वेन डायग्राम यूज हो रहा है। फिर भी वो वाला हम ट्राई करते हैं अभी करने के लिए। ओके, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया? वेन वाला क्वेश्चन अभी करते हैं, करके दिखाता हूँ कैसे होता है। ओके ओके, ये वाला करते हैं। तो वेन डायग्राम समझाने से पहले पहले बता देता हूँ वेन डायग्राम कैसे, क्या होता है, क्या क्या होता है। ओके, अगर आपको वेन डायग्राम में देखिए, ये एक जीरो है, कोई भी प्रोडक्ट होगा आपका अपना 100%, जैसे यहाँ पर दिया है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर बॉय है तो यहाँ पर बॉय है, यहाँ पर गर्ल, बॉय हु लाइक क्रिकेट, यहाँ पर गर्ल हु लाइक बैडमिंटन है, बैडमिंटन। तो ये वाला क्या है? ये वाला देखिए अलग अलग है। तो यहाँ पर लेट एग्जांपल 60 बॉयज, यहाँ पर 70 बॉयज, 70 गर्ल्स। तो ये लोग लाइक कर रहे हैं, बॉयज क्रिकेट लाइक कर रहे हैं, गर्ल लाइक कर रहे हैं 70। मतलब ये ओनली बॉयज है जो 60 लाइक कर रहे हैं, वो बैडमिंटन लाइक नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों में इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये वाला समझ गए, ये ओनली है, ये वाला है। फिर ये बॉय क्रिकेट, ये गर्ल बैडमिंटन, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 70 है। तो ये क्या, इसका वैल्यू आप क्या समझोगे? क्या 60 बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं? ओनली 60 तो नहीं है, क्योंकि इसमें बोथ कंसेप्ट है, बोथ बॉयज एंड गर्ल लाइक क्रिकेट और बैडमिंटन। ओके, अगर सिर्फ बॉयज गर्ल कर लेता तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी आ जाता, लेकिन क्रिकेट बैडमिंटन क्या हो, इसलिए आप थोड़ा समझाने के लिए इजी होगा। ओके, ठीक वैसे ही देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या आता है, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। एक ही डायग्राम में पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ओके, ठीक है, ये है ए, देखिए एग्जाम्पल है, ये स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट और बैडमिंटन। ओके, स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट और बैडमिंटन, तो टोटल दो, जो स्टूडेंट देखिए एक पॉइंट आएगा, जो स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, उसका टोटल वैल्यू दिया होगा। इसका टोटल वैल्यू लेट सपोज हमने लिया, परसेंटेज नहीं, पहले नंबर के टर्म में लेते हैं। ओके, इसका टोटल वैल्यू लिया इधर 100। ओके, तो लाइक क्रिकेट ये है 100। ओके, फिर स्टूडेंट
हु लाइक बैडमिंटन, जो टोटल है, ये वाला जो टोटल है, मैं देखिए मेरा ड्राइंग कितना घटिया है, ये जो टोटल वाला मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके, ये जो टोटल है इसको लेट सपोज हम लेते हैं 200 लोग बैडमिंटन खेलते हैं मतलब स्टूडेंट लाइक हु लाइक्स, हु मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन 200। ओके, फिर एक आएगा द स्टूडेंट लाइक ओनली क्रिकेट, क्योंकि ये देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन होने से यहाँ पर आता है बोथ, मतलब स्टूडेंट कुछ ऐसे होंगे जो बोथ बोथ गेम फॉलो कर रहे होंगे। स्टूडेंट लाइक ओनली आएगा, लाइक ओनली क्रिकेट, फिर स्टूडेंट लाइक ओनली बैडमिंटन। लेट सपोज स्टूडेंट लाइक क्रिकेट ओनली में है 80 और बैडमिंटन में है 160, मतलब ओनली क्रिकेट बैडमिंटन में, ओनली क्रिकेट में स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं 80, स्टूडेंट लाइक ओनली क्रिकेट में कर रहे हैं, ओनली बैडमिंटन में ओनली 160। तो बोथ कितना करेंगे, स्टूडेंट जो बोथ बोथ गेम में लाइक को कितने करेंगे, कितने करेंगे, ये जो है बोथ है ना, बोथ पार्ट है, तो यहाँ से 100 से 80 गया 20, यहाँ से 200 से 40 गया 160, मतलब 20 प्लस 40 होकर यहाँ पर बोथ गेम में 60 है, तो ये वाला वैल्यू आपका 60 है, बोथ गेम प्ले करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधार होके हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, इसको क्या है कि क्वेश्चन आप मतलब क्या आपको 5-6 क्वेश्चन, 5-6-7-8-10 वेराइटी का क्वेश्चन अगर आपको इसका करवाऊंगा तभी जाके इसको इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर होंगे। तो मेरे पास अभी इसका क्वेश्चन का मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा, आज पढ़ाना था लेकिन नहीं पढ़ा पाया। ओके, फिर भी ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ओके, आपको आप अगर समझ गए, लेकिन नेक्स्ट सेशन में इसका आज मैं इसका क्वेश्चन ढूंढूंगा पीडीएफ या फिर कोई भी चैनल से स्क्रीनशॉट लेके आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इन एग्जामिनेशन 65 स्टूडेंट पास इन सिविक्स। ठीक है, और स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री एंड 41 स्टूडेंट बोथ सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट दिया, मतलब 2 हो जाएगा, अगर 3 देता तो 3 होता। ओके, इन स्टूडेंट स्टूडेंट कहाँ पर होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो ये एक स्कूल मान लीजिए। ओके, उसमें से स्टूडेंट है 65 स्टूडेंट पास इन सिविक्स, ये सिविक्स है और ये हिस्ट्री है। सिविक्स में 65 स्टूडेंट पास किए हैं और स्टूडेंट और 60% स्टूडेंट पास किए हैं, तो टोटल 100% होता है ना, पास पास और फेल मिला के 100% स्टूडेंट हो गए ना, ये वाला वैल्यू 100% होगा ना, ये 100% किसका वैल्यू होगा, पास और फेल स्टूडेंट मिलाकर होगा, तो ये सिर्फ पास का दिया है। फिर दिया है यहाँ पर पास पास दिया है, फिर दिया है 40% स्टूडेंट हु पास्ड बोथ सब्जेक्ट में 40%, मतलब ये वाला में जो है 40%, बीच वाला है ये बोथ में 40% पास हुआ है। तो ओनली सिविक्स में कितने पास किए होंगे, तो ओनली सिविक्स में 65 माइनस 40 मतलब 25%। ओनली हिस्ट्री में कितना पास किए होंगे, 60 माइनस में 40 20%। ओके, इतना तक समझ गया होगा। तो फाइंड, तो क्या बोला है, 90 स्टूडेंट फेल इन बोथ हिस्ट्री सिविक्स, 90 स्टूडेंट फेल इन बोथ हिस्ट्री एंड फिजिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, कुछ पता चला, बोथ में 40 है। तो ये सब देखिए, ओनली पास सिविक्स में 25 है, बोथ में 40 है और ओनली हिस्ट्री में 20 है, तो टोटल कितने लोग पास, कितने परसेंटेज पास हुआ है, 25 प्लस 40 65 20 85% पासिंग है। तो फेल कितना होगा, 100 में से 85 गया तो 55% फेल होगा। अगर आपको क्या बताया, 90 स्टूडेंट फेल इन द बोथ हिस्ट्री एंड सिविक्स, तो 15% जो है फेल जो है वो बोथ में ही होगा ना, किस में होगा, आपको पता है कि ये क्या फिजिक्स में, सॉरी क्या है ये सब्जेक्ट, सिविक्स में फेल हुआ है या हिस्ट्री में, कुछ पता है क्या, नहीं पता है तो मतलब बोथ में होगा कि नहीं।
तो 90 का वैल्यू अगर 15% है तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 100 मतलब टोटल। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 6, तो 600। क्या पता क्या समझ पाए क्वेश्चन? मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझे होंगे, ज्यादा नहीं समझे होंगे। सो इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा डिटेल पूरा एक्सप्लेन करवाऊंगा इसका। अगर आप इसको इसको अगर मैं डिटेल में नहीं बोल तो बताऊंगा तो आप ये समझ नहीं पाओगे कैसे बनाते हैं क्या। आपको ओनली का मतलब ये टोटल में दिया होगा, ओनली में बीच में रहेगा, ये बीच में, बोथ का बीच में रहेगा। तीनों वाला आएगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और चेंज होगा। दो दो वाला का था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम वेन डायग्राम पहले करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक यू गाइस। और कल के लिए, कल हम करेंगे वेन डायग्राम। ओके, ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।